related to the derivatives over there. तो कैटेगरी 1 के लिए जो नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट है दैट इज व्हाट, दैट इज एक्चुअली द 5 करोड़ रुपीस। वो 5 करोड़ की, कैटेगरी 2 के लिए 50 लाख एंड कैटेगरी 3 के लिए 20 लाख की यहां पर रिक्वायरमेंट थी। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। इट्स रिलेटेड टू डेरिवेटिव। डेरिवेटिव वो होते हैं जिनकी अपनी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। पंकज जी ने एंड वरुण मलिक ने बिल्कुल सही आंसर पोस्ट किया है। सो डेरिवेटिव पर्टिकुलरली क्या होता है? डेरिवेटिव वो होता है जिसकी खुद की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, अंडरलाइंग एसेट के बेस पर इसकी जो वैल्यू होती है वो यहां पर एग्जिस्ट करती है, एंड ये जो वैल्यू होगी ये फ्यूचर प्राइस का एक अंदेशा लगाते हुए यहां पर वैल्यू इसकी फिक्स होगी। दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू डेरिवेटिव ओवर देयर। एंड डेरिवेटिव जो है इनका इस्तेमाल स्पेक्यूलेशन के लिए भी किया जाता है, यानी कि जब आपने यहां पर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड साथ के साथ इसका इस्तेमाल जो है हेजिंग के लिए भी किया जाता है, यानी कि सेफ गार्ड करने के लिए भी किया जाता है, यानी कि सेफ गार्ड करने के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो यहां पर किया जाता है, राइट। एंड फर्दर अगर हम डेरिवेटिव के फंक्शंस की बात करते हैं, अगर डेरिवेटिव्स के फंक्शंस की बात करते हैं तो डेरिवेटिव की मदद से जो डेरिवेटिव बायर है वो अपने रिस्क को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे कि सीडीएस होता है, यानी कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप हो गया, या फिर क्रेडिट लिंक्ड नोट्स हो गए, या टोटल यहां पर आपके पास रेट स्वैप हो गया। ये पर्टिकुलर डिफरेंट आपके डेरिवेटिव आइटम्स हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी मदद के साथ आप अपना रिस्क जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं या उसको मिटिगेट कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। जैसे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है या फिर एफआरए है, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट है, ये डिफरेंट यहां पर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके साथ अपने रिस्क को हेज कर सकते हैं, राइट। सो डेरिवेटिव जो है वो यहां पर अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट की लिक्विडिटी को भी इंप्रूव करते हैं। एंड डेरिवेटिव अगर यहां पर एक इकोनॉमिक फंक्शन भी यहां पर बनाते हैं, यानी कि प्राइस डिस्कवरी का जो फंक्शन है वो भी यहां पर ये बनाते हैं। सो ये पर्टिकुलरली काफी ज्यादा बेटर वेन्यूज है अगर आपने पैसा रेज करना है, एंड काफी ज्यादा यहां पर मार्केट्स को इन डेप्थ जानने में हेल्प करते हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट्स जो होती है वो दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है ओटीसी। ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स, यानी कि जब एक काउंटर पार्टी दूसरी काउंटर पार्टी के साथ डील करती है, दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज एक्चुअली द दैट इज एक्चुअली द ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट ओवर देयर। तो यहां पर एक ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर दो काउंटर पार्टीज आपस में डील करती हैं। अब जहां पर दो पार्टीज आपस में डायरेक्टली डील करती हैं तो डेफिनेटली यहां पर फ्लेक्सिबल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहां पर बन सकता है, यानी कि अपने खुद के पैरामीटर्स यहां पर बन सकते हैं। लेकिन यहां पर एक नुकसान भी रहेगा, क्योंकि ये पार्टीज आपस में खुद से डील कर रही हैं, तो हो सकता है कि इनमें से कोई काउंटर पार्टी जो है वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल ना करे। एंड अगर वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करेंगी तो उसके केस में कौन सा रिस्क अराइज हो सकता है? दैट कैन बी द काउंटर पार्टी रिस्क ओवर द दैट कैन बी द काउंटर पार्टी रिस्क ओवर देयर। जो रिस्क जो है पर्टिकुलरली किसी काउंटर पार्टी की अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल ना करने की वजह से यहां पर पनप सकता है, वो काउंटर पार्टी रिस्क रहता है। ओके, एंड फर्दर दूसरा जो हमारे पास टाइप रहती है इट इज एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स ओवर देयर। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स वो होते हैं जो पर्टिकुलरली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू यहां पर आपके डील किए जाते हैं। इस तरह के जो डेरिवेटिव होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में होते हैं, वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में होते हैं, एंड उनके रूल्स एंड रेगुलेशन काफी स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। एंड यहां पर डायरेक्टली आप यहां पर डील नहीं करते हैं, डायरेक्टली आप यहां पर एक दूसरे से डील नहीं करते हैं, आप बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू यहां पर डील करते हैं। तो डेफिनेटली यहां पर काउंटर पार्टी रिस्क जो रहता है वो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है। देयर नेवर एग्जिस्ट द काउंटर पार्टी रिस्क इन केस ऑफ द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स ओवर देयर। अगर जैसे हम फ्यूचर्स की बात करते हैं वो इसी के एक टाइप है। फर्दर इसके डिफरेंसेस को देख लेते हैं ओटीसी के बीच में एंड एक्सचेंज ट्रेडेड के बीच में। अगर मैं ओटीसी की बात करूं तो यहां पर ये जो प्रोडक्ट है ये बैंक्स के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ऑफर किए जाते हैं, जबकि एक्सचेंज ट्रेडेड जो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये यहां पर एक्सचेंजेस के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड फर्दर अब ओटीसी के केस में क्योंकि दो पार्टीज के बीच में यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहां पर जो पैरामीटर्स हैं वो यहां पर क्लाइंट की डिजायर के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, जबकि एक्सचेंज ट्रेडेड जो यहां पर आपके पास डेरिवेटिव्स होते हैं उसके केस में आपके पास जो पैरामीटर्स रहेंगे वो स्टैंडर्डाइज रहेंगे, उनको आप यहां पर क्लाइंट के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड फर्दर जो प्राइस होगा वो बैंक के द्वारा अपना एक मार्जिन ऐड करते हुए दिया जाएगा, जबकि एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव के केस में ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा होती है कि प्राइसिंग किस तरह से सेट होने वाली है। एंड वहां पर स्क्रीन बेस्ड ऑर्डर मैचिंग सिस्टम होता है, इसमें काफी ज्यादा हायर ट्रांसपेरेंसी रहती है। अगर यहां पर सिक्योरिटी की बात करें तो आप कैश मार्जिन रख सकते हैं या फिर आप एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, वो बैंक की डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड यहां पर जो एक्सचेंज होती है वो यहां पर डेली का जो मार्जिन होती है वो एमटीएम यानी कि मार्क टू मार्केट बेसिस पर यहां पर कलेक्ट करती है। मार्क टू मार्केट बेसिस का मतलब है अगर मेरे पास यहां पर एक डेरिवेटिव था जिसकी वैल्यू 100 रुपीज थी, तो मेरे पास अगर इसका प्राइस 100 रुपीज में क्लोज हुआ है तो यहां पर मेरे पोर्टफोलियो का साइज 100 रुपीज है। कल की डेट में अगर प्राइस जो है 5 रुपए का बढ़ जाता है तो मेरे पोर्टफोलियो का साइज यहां पर 105 हो जाएगा। एंड अगर कल की डेट में अगर प्राइस जो है वो 91 रह जाता है तो मेरे यहां पर पोर्टफोलियो का साइज 91 हो जाएगा। अब जैसे ही यहां पर जो एक्सचेंज है वो यहां पर एप्रोप्रिएट मार्जिन इसके अकॉर्डिंगली मेंटेन करवा लेगी, यानी कि पोर्टफोलियो के साइज को देखते हुए जो भी एप्रोप्रिएट मार्जिन चाहिए वो यहां पर मेंटेन करवा लेगी। अगर मैंने आपको बताया, यहां पर मैंने आपको बताया था
कि ओटीसी के केस में दो पार्टीज आपस में डील करती हैं तो डेफिनेटली काउंटर पार्टी रिस्क एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड के केस में यहां पर काउंटर पार्टी रिस्क एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि डायरेक्ट डील नहीं कर रहे हैं। यहां पर जो डीलिंग हो रही है वो डील हो रही है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। फर्दर रिलेटेड टू सेटलमेंट जो है वो डेफिनेटली ज्यादातर फिजिकल डिलीवरी के साथ होती है, जबकि इन द केस ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स यहां पर जो नेट सेटलमेंट होती है वो फिजिकल डिलीवरी इंसिस्ट की जा सकती है कमोडिटीज फ्यूचर्स के केस में। अदरवाइज यहां पर नेट डिलीवरी नेट सेटलमेंट यहां पर की जाती है। नेट सेटलमेंट का मतलब होता है कि आपका जो नेट अमाउंट था वो पे कर दिया जाएगा, एंड आपके लिए यहां पर इंस्ट्रूमेंट को या कमोडिटी को सेल परचेज करना मैंडेटरी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी जो फिजिकल कमोडिटीज होती हैं उनके केस में यहां पर मैंडेटरी रहता है कि आप यहां पर फिजिकल डिलीवरी के लिए इंसिस्ट कर सकते हैं। एंड मोस्टली ओटीसी का इस्तेमाल जो है वो हैजिंग करने के लिए किया जाता है, यानी कि अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए किया जाता है। एंड फर्दर यहां पर जो आपके एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं इसका इस्तेमाल मोस्टली ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए या स्पेकुलेशन पर्पसेस के लिए किया जाता है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल जो है वो यहां पर अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। हम सिर्फ और सिर्फ जनरल केस की यहां पर बात कर रहे हैं, राइट। फर्दर उसके बाद बात करते हैं रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स ओवर देयर। अगर हम टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो हमारे पास यहां पर फॉरवर्ड्स हैं, वी आर हैविंग द फ्यूचर्स ओवर देयर, स्वैप्स हैं एंड ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम फॉरवर्ड की बात करने वाले हैं। तो फॉरवर्ड के बारे में मैंने आपको लास्ट हमारा जो चैप्टर था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यहां पर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, ये आपके पास एक ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट रहता है, यानी कि आपका ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर बैंक एंड कस्टमर के बीच में एक रेट फाइनलाइज हो जाता है कि बैंक जो है वो यहां पर लेट्स से कि कस्टमर ए जो है वो 2 महीने के बाद 10,000 यूएसडी परचेज करना चाहता है, लेकिन उसे ये डर है कि कहीं यूएसडी का रेट और ज्यादा बढ़ ना जाए। तो वो यहां पर रेट जो है वो ऑलरेडी फाइनल कर लेता है बैंक के साथ कि 77.10 के ऊपर वो यहां पर यूएसडी को 2 महीने के बाद परचेज कर लेगा। अब 2 महीने के बाद चाहे प्राइस जो है वो 76 हो चाहे 78 हो, उसे यहां पर 77.10 के ऊपर जो यूएसडीज हैं वो उसे परचेज करने ही पड़ेंगे। दैट्स रिलेटेड टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर मैं फ्यूचर की बात करता हूं तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल के बारे में बताया था, एक बार फिर से आपको बता देता हूं। फ्यूचर के केस में बंडलिंग होती है। लेट्स से देखिए ए सिंगल जो यहां पर आपका शेयर है वो 100 रुपीज का है, एंड यहां पर 250 का एक बंडल बनाया गया, यानी कि 250 यूनिट्स होंगे एक शेयर के, उसके साथ आपका एक फ्यूचर यहां पर बनेगा। तो उसके हिसाब से जो टोटल वैल्यू हो जाएगी यहां पर एक पर्टिकुलर आपके पास फ्यूचर की, वो वैल्यू बन जाएगी 25,000 ओवर दिया। लेकिन आपको 25,000 रुपीज पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू जस्ट नीड टू पे 5% मार्जिन ओवर दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ 5% मार्जिन पे करना पड़ेगा, एंड उसके साथ ये फ्यूचर आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा, राइट। मान लीजिए आप यहां पर पैसे पे कर देते हैं, लेट्स से केस कि यहां पर 1250 का अमाउंट बनता है, एंड आप इसे यहां पर पे कर देते हैं, एंड फर्दर ये आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो गया। एंड अगर मान लीजिए इसका जो प्राइस है यहां पर फ्यूचर का जो प्राइस है वो यहां पर 100 रुपीज से बढ़ करके अगर यहां पर हो जाता है 105 रुपीज हो जाता है, तो उसके केस में आपको जो बेनिफिट होगा वो 5 रुपीज इंटू 250, यानी कि यहां पर आपको 1250 रुपीज का बेनिफिट होने वाला है। 1250 रुपीज का बेनिफिट होने वाला है। उसी दूसरी तरफ अगर प्राइस कम हो जाता है तो आपको यहां पर 1250 का नुकसान भी हो सकता है, यानी कि जितनी आपकी कैपिटल आपने लगाई थी वो सारी की सारी वाइप ऑफ भी हो सकती है। एंड इवन इन द वर्स्ट सिनेरियो, अगर ज्यादा आपकी वैल्यू जो है वो यहां पर इरोड हो जाती है तो आपकी जो कैपिटल है वो तो गई गई, साथ में आपको और पैसे पे भी करने पड़ सकते हैं। दैट्स रिलेटेड टू व्हाट, दैट्स रिलेटेड टू द फ्यूचर्स ओवर देयर, दैट्स रिलेटेड टू फ्यूचर्स ओवर देयर, एंड ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फर्दर इट्स रिलेटेड टू, अगर हम फ्यूचर की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो तीन इसेंशियल कंपोनेंट है। एक है आपके पास स्पॉट प्राइस, दूसरा आपके पास कॉस्ट, यानी कि फाइनेंसिंग की कॉस्ट क्या है, या फिर आपको कमोडिटी अगर फ्यूचर की बात करें तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा, उसको इंश्योर भी करना पड़ेगा, उसकी क्या कॉस्ट है, या फिर अगर आपको किसी तरह की इनकम हो रही है वो भी यहां पर कंसिडर होगी। तो फॉर्मुला क्या होगा प्राइसिंग का, फ्यूचर प्राइसिंग वुड बी इक्वल टू जो भी स्पॉट प्राइस है प्लस जो भी कॉस्ट है माइनस द इनकम ओवर देयर, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द फ्यूचर प्राइसिंग ओवर देयर। वो आपके पास फ्यूचर प्राइसिंग बन जाएगी, दैट विल बी द फ्यूचर प्राइसिंग ओवर देयर। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। तो प्राइसिंग फ्यूचर जो है दैट्स रिलेटेड टू व्हाट, इसमें तीन कंपोनेंट है, स्पॉट प्राइस जो भी कॉस्ट लगी माइनस जो भी इनकम है, दैट्स रिलेटेड टू द फ्यूचर प्राइसिंग ओवर देयर, दैट इज अ प्राइसिंग फ्यूचर ओवर देयर, राइट। ये चीज होगी, क्लियर होगी। एंड जो फ्यूचर्स होते हैं ये करेंसी की फॉर्म में, बॉन्ड्स की फॉर्म में, इंटरेस्ट रेट्स की फॉर्म में, स्टॉक इंडाइसेस की फॉर्म में, कमोडिटीज की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में यहां पर हो सकते हैं। करेंसी के फ्यूचर भी होते हैं, कमोडिटी के फ्यूचर्स भी होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट यहां पर फ्यूचर्स यहां पर हो सकते हैं। उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू ऑप्शंस ओवर देयर। ऑप्शन जो होती है वो बेसिकली ऑप्शन होल्डर को राइट देती है कि वो यहां पर एक पर्टिकुलर प्राइस जिसको हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं उसके ऊपर यहां पर उस चीज को खरीद या फिर बेच सकता है, उस चीज का उसको अधिकार मिल जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है, उसकी कोई ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है। एंड इस ऑप्शन के लिए वो यहां पर ऑप्शन राइटर को, ऑप्शन राइटर जिसका अनलिमिटेड रिस्क होता है, उसको यहां पर
एक प्रीमियम पे करता है। जैसे आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आप इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम पे करते हैं ना, वैसे ही यहां पर जो ऑप्शन होल्डर है वो यहां पर पर्टिकुलरली एक प्रीमियम पे करता है ऑप्शन राइटर को। लेट्स देखिए इसकी एक शेयर था, 100 रुपीज का शेयर है, एंड यहां पर इस शेयर के लिए 20 रुपीज का प्रीमियम जो है वो पे किया गया, एंड इसके लिए स्ट्राइक प्राइस तय किया गया। इसका बेसिकली मार्केट प्राइस फिलहाल के लिए जब ऑप्शन को परचेज किया गया 100 रुपीज था, एंड फर्दर इसका जो स्ट्राइक प्राइस है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू की पर्सन जो है वो यहां पर 2 महीने के बाद यहां पर शेयर को 140 रुपीज में सेल करने के लिए रेडी है। यानी कि ये कौन सी ऑप्शन है, दिस इज अ पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन के केस में आपको राइट मिल जाता है कि आप चीज को इतने रुपए में सेल कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर जो ऑप्शन होल्डर है उसको एक राइट मिल गया कि वो इवन आफ्टर 2 मंथ्स इस शेयर को यहां पर मार्केट में 140 रुपीज में सेल कर सकता है, चाहे मार्केट में प्राइस जो है वो 80 रुपीज है, चाहे मार्केट में जो प्राइस है वो यहां पर 200 रुपीज है, उसे एक राइट मिल जाता है कि वो कर सकता है। लेकिन उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑप्शन होल्डर के लिए चीज यहां पर फेवरेबल होगी तो यहां पर उसे पार्टिसिपेट कर लेगा, अगर फेवरेबल नहीं होगी तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दैट इज अ फंडा रिलेटेड टू इट। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर होगी है। अब इस सिनेरियो में मान लीजिए आफ्टर 2 मंथ्स जो प्राइस है वो यहां पर मार्केट में इसका कम होते हुए 80 रुपीज का हो जाता है, यानी कि शेयर का प्राइस ड्रॉप हो गया। पहले जो प्राइस था वो 100 रुपीज था, लेकिन आज की डेट में जो प्राइस है वो यहां पर 80 रुपीज का रह गया है। तो ऑप्शन होल्डर क्या अपनी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा? ये ऑप्शन कौन सी बात कर रहे हैं हम? ये पुट ऑप्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें यहां पर ऑप्शन होल्डर को सेल करने का राइट मिलता है। ओके, तो डेफिनेटली यहां पर ये इस ऑप्शन को यहां पर एग्जीक्यूट करेगा। क्यों एग्जीक्यूट करेगा? क्योंकि यहां पर इसके लिए फेवरेबल है। क्यों फेवरेबल है? मार्केट में प्राइस सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज का है, जबकि यहां पर ये ऑप्शन राइटर को इस पर्टिकुलर शेयर को 140 रुपीज में सेल कर सकता है। अब ये 140 रुपीज में मार्केट में 80 रुपीज में परचेज कर लेगा, एंड यहां पर ऑप्शन राइटर को 140 रुपीज में सेल करते हुए यहां पर प्रॉफिट अर्न कर लेगा। एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, अगर यहां पर ऑप्शन ऑप्शन होल्डर के लिए फेवरेबल रहती है, अगर ये फेवरेबल रहती है तो उसे कहा जाता है आईटीएम, यानी कि इन द मनी। यानी कि उसे क्या कहा जाता है? इन द मनी, यानी कि पर्सन पैसे में खेल रहा है, इन द मनी कहा जाता है। अगर उसके लिए अनफेवरेबल है, अगर अनफेवरेबल है तो उसे आउट ऑफ मनी कहा जाता है, यानी कि ओटीएम कहा जाता है। एंड अगर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है, कोई प्रॉफिट कोई लॉस सिचुएशन नहीं है, तो उसे यहां पर एटीएम यानी कि एट द मनी कहा जाता है। उस केस में उसे एटीएम कहा जाता है, यानी कि एट द मनी कहा जाता है। लेकिन एक चीज यहां पर आप ध्यान से समझ लीजिए कि यहां पर जब भी हम आईटीएम ओटीएम या एटीएम की बात करते हैं तो जो भी प्रीमियम अमाउंट पे किया गया था आप उसे कंसीडर नहीं करना है, उसे कंसीडर नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर होगी है। तो ऑप्शन जो होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है पुट ऑप्शन, जो कि यहां पर राइट देती है सेल करने का, दैट गिव्स अ राइट टू सेल ओवर देयर, दैट गिव्स अ राइट टू सेल ओवर देयर। एंड एक हमारे पास होती है यहां पर कॉल ऑप्शन, जो यहां पर राइट देती है बाय का, राइट टू बाय, दैट गिव्स अ राइट टू बाय ओवर हियर। तो यहां पर दो तरह के राइट्स रहते हैं, एक पुट ऑप्शन रहती है, एक आपके पास कॉल ऑप्शन रहती है। एंड आपको साथ के साथ मैंने सिचुएशंस भी बता दी हैं। एंड अगर हम यहां पर एग्जीक्यूशन के हिसाब से बात करें तो एग्जीक्यूशन के हिसाब से आपके पास पर्टिकुलर क्या रहता है? दो तरह की यहां पर आपके पास ऑप्शन रहती है। एक आपके पास रहती है अमेरिकन ऑप्शन, दूसरी रहती है आपके पास यूरोपियन ऑप्शन। जो आपके पास अमेरिकन टाइप ऑप्शन रहती है वहां पर आप एक्सपायरी डेट से पहले भी ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बिफोर द एक्सपायरी डेट भी आप ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में ये नहीं चलती, इंडिया में चलती है यूरोपियन टाइप ऑप्शन। इंडिया में चलती है यूरोपियन टाइप ऑप्शन, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डेट वाले दिन ही आप ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड इंडिया में यहां पर यही ऑप्शन चलती है, इंडिया में यहां पर यही ऑप्शन चलती है। ओके, तो यहां पर जो आप प्राइस पे करते हैं ऑप्शन राइटर को, जिसका अनलिमिटेड यहां पर रिस्क रहता है, उसे हम प्रीमियम कहते हैं। एंड जिस यहां पर प्राइस के ऊपर आप अपने ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, उसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। ओके, तो एक यहां पर इसके एग्जांपल और ले लेते हैं, कॉल ऑप्शन के एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द कॉल ऑप्शन ओवर हियर। ओके, तो यहां पर जो स्ट्राइक प्राइस है दैट इज ₹180। दिस इज द स्ट्राइक प्राइस ओवर देयर। एंड प्रीमियम जो है वो यहां पर पे किया गया है ₹10 का, ₹10 का जो प्रीमियम है वो यहां पर पे किया गया। जो मार्केट प्राइस है यानी कि जो स्पोर्ट रेट है, जो स्पोर्ट रेट है लेट्स से द केस की वो है अभी यहां पर ₹120 का। एंड फर्दर ये कहा गया है कि आफ्टर 1 मंथ जो मार्केट प्राइस है, आफ्टर 1 मंथ जो मार्केट प्राइस है दैट इज 160 ओवर हियर, दैट इज 160 ओवर हियर। तो इस केस में क्या यहां पर जो पर्सन है, जो यहां पर ऑप्शन होल्डर है, वो इस ऑप्शन को एग्जीक्यूट करेगा, यस और नो? तो ये सारे सिनेरियोज आपके सामने है। स्ट्राइक प्राइस आपको दिया गया है 180 रुपीज का है, एंड ये कॉल ऑप्शन का केस है, प्रीमियम 10 रुपीज का पे किया गया है। एंड स्पोर्ट रेट यानी कि जो उस टाइम पर करंट प्राइस था वो 120 रुपीज का था। एंड फॉर द 1 मंथ के बाद जो करंट मार्केट प्राइस है आज की डेट में वो 160 रुपीज का है। तो यहां पर पर्सन जो है
क्या वो इस ऑप्शन को एग्जीक्यूट करेगा या फिर नहीं करेगा, उसके बारे में आपको यहां पर आंसर करना है। एंड साथ के आपको केस बताना है कि ये केस आईटीएम का है या फिर ओटीएम का है या फिर एटीएम का है। काइंडली प्लीज जल्दी से जल्दी आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर पोस्ट करना है। ओके, तो यहां पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता हूं। आपको सिंपल से बता देता हूं कि आपके पास आज की डेट में जो प्राइस है वो 160 का, एंड एज पर द कॉल ऑप्शन ये जो प्राइस है ये वो प्राइस है जिसके ऊपर आपको एक राइट मिल गया। कौन सा राइट? बाय करने का राइट, कि एक महीने के बाद आप यहां पर 160 रुपीज में बाय कर सक 180 रुपीज में बाय कर सकते हो। कितने में बाय कर सकते हो? 180 रुपीज में बाय कर सकते हो। लेकिन मार्केट में तो मैं 160 का बाय कर सकता हूं। इन द मार्केट मैं 160 रुपए का बाय कर सकता हूं, तो मैं 180 का परचेज क्यों करूंगा? तो ये कंडीशन मेरे लिए फेवरेबल नहीं है। एंड अगर मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, उसके केस में केस कौन सा होगा? इट विल बी आईटीएम, ओटीएम और एटीएम। कौन सा केस रहेगा? काइंडली कमेंट एट द अर्लीस्ट। वो केस आईटीएम का रहेगा, ओटीएम का रहेगा, एटीएम का रहेगा? दैट विल बी द केस ऑफ द ओटीएम ओवर देयर। देखिए, फेवरेबल है तो आईटीएम है, इन द मनी, पैसे में खेल रहे हैं। अगर अनफेवरेबल है तो ओटीएम है, यानी कि पैसे में बिल्कुल भी नहीं है, पैसे से बाहर है, आउट ऑफ मनी है। एंड फॉर द एटीएम, ना प्रॉफिट ना लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहां पर वो पर्टिकुलरली क्या रहेगा? डेट विल बी द एटीएम ओवर देयर। तो आपका कौन सा केस है? आपको तो फेवरेबल है ही नहीं है, तो आपके लिए केस हो गया ये ओटीएम का केस हो गया। डेट विल बी द केस ऑफ द ओटीएम ओवर हियर। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर होगी है। सो ये पर्टिकुलरली हमारे ऑप्शंस के बारे में था, राइट। फर्दर उसके बाद बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द स्वैप्स ओवर देयर। सो स्वैप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। अच्छा, एक ना यहां पर टर्म यूज की जाती है, दैट इज अ प्लेन वनीला ऑप्शन ओवर दिया। प्लेन वनीला ऑप्शन यानी कि जिसमें कोई भी कंडीशंस, यानी कि बिल्कुल सिंपल फॉर्म। जब आप आइसक्रीम खाने जाते हैं तो वनीला फ्लेवर जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा बेसिक फ्लेवर होता है, जिसमें कोई भी एसेंस नहीं डाला गया होता, कुछ भी नहीं डाला गया होता। यानी कि बिल्कुल प्योर फॉर्म कर लीजिए, सिर्फ सिंपल सी प्लेन सी आइसक्रीम वनीला एसेंस के साथ, ठीक है। तो वो होती है आपकी बिल्कुल सिंपल, ठीक है। उसी तरह से वनीला ऑप्शन के केस में या फिर वनीला फॉर्म के केस में आपकी अलग से कोई भी कंडीशनैलिटीज जो होती हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। देयर आर नो कंडीशनैलिटीज। ओके, तो अलग से कोई भी कंडीशनैलिटी आपकी नहीं होती है। तो ये जो इस तरह के यहां पर आपके पास फ्लेवर्स होते हैं ना, दीज आर बेस्ट फॉर हेजिंग पर्पसेस। ये आपके सेफगार्ड करने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास यहां पर जो हम यहां डेरिवेटिव की बात करने वाले, दैट्स रिलेटेड टू द स्वैप्स ओवर दिया। तो स्वैप्स के बारे में बात करने वाले हैं। स्वैप का मतलब क्या है? कि आप यहां पर एक चीज को दूसरी चीज के बदले में एक्सचेंज कर लेते हैं, दैट इज अ स्वैप ओवर दिया। दैट इज अ स्वैप ओवर दिया। सबसे पहले हम इंटरेस्ट रेट स्वैप के बारे में बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटरेस्ट रेट स्वैप ओवर दिया। लेट्स टेक द केस कि यहां पर पर्सन ए है जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, एंड पर्सन बी जो है उसके पास भी यहां पर 1 करोड़ रुपया। ओके, एंड यहां पर पर्सन ए को फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है। पर्सन ए को फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है 8% के ऊपर, एंड फॉर द पर्सन बी को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो लाइबोर के बेस पर मिल रहा है, यानी कि फ्लोटिंग रेट है लेकिन लाइबोर के ऊपर बेस्ड है, एंड लाइबोर राइट नाउ 6% है। एंड यहां पर 200 बीपीएस का जो है मार्जिन है, 200 बीपीएस का यहां पर सरप्लस है, यानी कि इसको भी फिलहाल के लिए 8% ही मिल रहा है, राइट। लेकिन अब पर्सन बी जो है वो यहां पर सोचता है कि इसको ना आगे जाके लाइबोर ना गिर सकता है, इसका नुकसान हो सकता है, मुझे तो फिक्स्ड इंटरेस्ट चाहिए। एंड पर्सन ए सोचता है कि आगे जाके ना लाइबोर बढ़ सकता है तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है, मुझे तो फ्लोटिंग यहां पर इंटरेस्ट रेट चाहिए। तो यहां पर ये दोनों पर्सन इंटरेस्ट रेट स्वैप अग्रीमेंट में एंटर हो सकते हैं, जिसको हम आईआरएस कहते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप अग्रीमेंट कहते हैं, जिसको आईआरएस कहते हैं, उसमें एंटर हो सकते हैं। अब यहां पर पर्टिकुलर क्या होगा कि नोशनल अमाउंट जो है वो यहां पर ऑलमोस्ट सेम है दोनों ही सिनेरियोज में, एंड मोर ओवर जो इंटरेस्ट अभी फिलहाल के लिए यहां पर स्ट्रीम चल रही है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। उसके केस में यहां पर इंटरेस्ट रेट अग्रीमेंट में यहां पर एंटर कर सकते हैं। एंड फर्दर यहां पर जो सेटलमेंट होगी दैट विल बी द नेट सेटलमेंट, दैट विल बी द नेट सेटलमेंट। यानी कि कहने का मतलब है पहले साल तो यहां पर कुछ भी नहीं पे किया जाएगा, क्योंकि दोनों के केस में 8% ही चल रहा है। लेकिन जब यहां पर रीप्राइसिंग होगी लाइबोर की, लेट्स से केस लाइबोर जो है वो यहां पर 7% हो गया, लाइबोर जो था वो यहां पर 7% हो गया। फिक्स्ड रेट के केस में तो फिक्स्ड ही रहेगा, 8% ही रहेगा। लेकिन यहां पर फ्लोटिंग रेट के केस में अब जो नया इंटरेस्ट पे होगा वो यहां पर 9% पे होगा, यानी कि बी को 9% मिल रहा है, ए को यहां पर 8% मिल रहा है, लेकिन इन्होंने तो स्वैप कर लिया हुआ है। तो यहां पर बी को 1% इंटरेस्ट जो है वो यहां पर अब पे करना पड़ेगा पर्सन ए को। गेटिंग माय पॉइंट ओवर देयर। एंड इसी तरह से अगर सिंगल सिनेरियो में हम ये कहते हैं कि लाइबोर की वैल्यू कम होकर के 5% रह गई है, उसके केस में यहां पर नेट इंटरेस्ट अब जो बी के पास आ रहा है वो 7% है। उसके केस में यहां पर ए जो है वो यहां पर 1% अमाउंट पे करेगा पर्सन बी को। तो दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट स्वैप ओवर देयर। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप कुछ इस तरह से काम करते हैं, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप के केस में क्या है कि कैश फ्लो जो होता है एक करेंसी का वो यहां पर दूसरी करेंसी के कैश फ्लो के साथ चेंज कर लिया जाता है। जैसे कि हम केस करते हैं कि आपने यहां पर एक लोन लिया,
आपने यहां पर लोन लेना था बाहर जर्मनी में, एंड फॉर द जर्मनी की फर्म ने यहां पर आईएनआर में लोन लेना था इंडिया में। ओके, उसके केस में आप स्वैप कर सकते हो। आप करने को सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट स्वैप कर सकते हो, यानी कि जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा लोन के ऊपर आप उसको स्वैप कर लेंगे, या फिर आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को भी स्वैप कर सकते हो, या प्रिंसिपल ओनली स्वैप भी कर सकते हो, या प्रिंसिपल ओनली स्वैप भी कर सकते हो। यानी कि जो भी आप, जैसे मान लीजिए अब इंडियन कंपनी इंडिया में ज्यादा अच्छे से लोन ले सकती है क्योंकि फुली स्टैब्लिश्ड है, इसी तरह से जर्मनी की कंपनी वहां पे जर्मनी में यूरोज में ज्यादा बेटर लोन ले सकती है, बेटर कंडीशंस के ऊपर लोन ले सकती है। अब दोनों कंट्री जो कंपनीज है वो यहां पर अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में लोन ले लेंगी, एंड बाद में यहां पर क्या करेंगी, जो भी स्ट्रीम्स है उनको आपस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब दोनों ने यहां पर स्वैप कर लिया, करेंसी को स्वैप कर लिया, एंड अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट पे करना है यहां पर इंडियन कंपनी ने, वो यहां पर डिसाइड कर सकती है कि उसने यहां पर पूरी की पूरी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है यहां पर, या फिर किसी और रुपए यहां पर पेमेंट जो है वो यहां पर स्वैप करनी है, उस चीज को यहां पर ये डिसाइड आपस में कर सकते हैं। दैट इज अ करेंसी स्वैप ओवर देयर, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू बेसिस स्वैप। बेसिस स्वैप क्या होता है, जब मान लीजिए ए एंड बी दोनों को फ्लोटिंग रेट मिल रहा है, ए एंड बी मान लीजिए दोनों को फ्लोटिंग रेट मिल रहा है, लेकिन दोनों के बेंचमार्क जो है वो डिफरेंट है। मान लीजिए इसको बेंचमार्क 1 के ऊपर रेट मिल रहा है, इसको बेंचमार्क 2 के ऊपर रेट मिल रहा है। अब यहां पर दोनों क्या कहते हैं, आपस में फिर भी स्वैप्स कर लेते हैं, लेकिन ये बेसिस स्वैप हुआ, बेसिकली इन्होंने अपना बेसिस जो था वो स्वैप कर लिया। फ्लोटिंग रेट तो दोनों को मिल रहा है, लेकिन इन्होंने अपने बेसिस जो थे वो यहां पर स्वैप कर लिया, राइट। फर्दर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द रेगुलेटर्स ऑफ डेरिवेटिव। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स है, फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव्स है, क्रेडिट डेरिवेटिव्स है, उनकी रेगुलेशन कौन करता है, उनकी रेगुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, दैट इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड फॉर द स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो रेगुलेशन होती है वो सेबी के द्वारा की जाती है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। एंड फॉर द फ्यूचर मार्केट से रिलेटेड जो रेगुलेशन है वो एफएमसी करता है, लेकिन 2000 आपके पास 15 में जो एफएमसी है यानी कि जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है उसको मर्ज कर दिया गया था सेबी के साथ ही। ओके, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। एंड अगर यूजर की बात करें तो इसमें हैजेस भी होते हैं, यानी कि जो अपने आप को सेफगार्ड करना चाहते हैं, अपनी पोजीशन को सेफगार्ड करना चाहते हैं। स्पेकुलेटर्स भी होते हैं जो यहाँ पर मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ पैसा अर्न करना चाहते हैं। एंड फॉर द ट्रेडर्स भी हो सकते हैं जो पर्टिकुलरली यहाँ पर अपनी इनकम को इनहांस करना चाहते हैं बाय वे ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट ओवर देयर। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई कमोडिटी परचेज करनी है, rather than buying the market over there where the price is not competitive, हो सकता है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बाय करे जहां पर प्राइस कंपिटिटिव उनको मिल जाएगा, दैट इज अ ट्रेडर ओवर देयर, राइट। फर्दर इसके बाद बात आती है इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो कि इंडिया में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एफआरए के केस में। देखिए आईआरएस की जब हमने बात करी थी तो उसमें आपके पास जितने भी आगे आने वाली यहां पर आपके टर्म होने वाली फिक्स टर्म के लिए, लेट्स से आईआरएस का कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का था, तो 5 साल में जितने भी यहां पर आपके पास पैसे की स्ट्रीम आएंगी सभी को आपस में स्वैप किया जाता है, ठीक है। लेकिन एफआरए के केस में ऐसा नहीं होता। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट के केस में आप सिंगल और सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए यहां पर अग्रीमेंट करते हैं, यानी कि सिर्फ एक बार के लिए आप यहां पर अग्रीमेंट करते हैं, दैट इज एफआरए ओवर दिया। ओके, फॉर द सिंगल एफआरए फॉर द सिंगल पेमेंट इन द फ्यूचर ओवर दिया। लेट्स से द केस कि यहां पर एक एफआरए साइन किया गया 6/12 का। 6/12 एफआरए का मतलब है कि आपके पास टोटल 12 महीने का यहां पर लोन है, एंड फर्दर जो लोन की रीप्राइसिंग होगी वो 6 महीने के बाद होगी। ओके, लोन की जो रीप्राइसिंग है वो 6 महीने के बाद होगी, एंड 6 महीने के बाद अगर यहां पर जितना भी रेट बढ़ेगा उसको आप पर्टिकुलरली क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, उस स्ट्रीम को आप पर्टिकुलरली चेंज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर समझते हैं कि एक लोन है जो पर्टिकुलर जिसका इंटरेस्ट जो है वो लाइबोर के साथ लिंक्ड है। इंटरेस्ट इज एक्चुअली लिंक्ड विद द लाइबोर, यानी कि लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट के साथ यहां पर ये लिंक्ड है। एंड इंटरेस्ट जो है नेक्स्ट हाफ ईयर का वो यहां पर किसी पर्टिकुलर डेट 29 जून को यहां पर लगने वाला है। ओके, एंड अब हमारे ऊपर ये रिस्क इंपोज है, ये ना हो कि 29 जून को जाकर के लाइबोर जो है वो यहां पर इंक्रीज हो जाए, यानी कि जो लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट था वो यहां पर इंक्रीज हो जाए। तो हम यहां पर अपने रेट को फिक्स करने के लिए कि रेट जो है वो फिक्स ना हो, उसके लिए हम 6/12 में एंटर हो सकते हैं। 6/12 में क्यों एंटर हो रहे हैं, क्योंकि पहले 6 महीने के लिए जो रेट है वो फिक्स है ऑलरेडी, एंड 6 महीने के बाद हमारा टोटल टेन्योर कितना है, टोटल टेन्योर जो है 12 महीने का है। तो हम यहां पर अपने अगले 6 महीने को रिकवर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पीरियड के लिए तो फिक्स है 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए फिक्स करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या नेम देते हैं, वी नेम इट टू बी 6/12 एफआरए ओवर देयर। तो यहां पर हम एक फिक्स्ड इंटरेस्ट अगर पाना चाहते हैं तो आज की डेट के हिसाब से हम यहां पर एक एफआरए अग्रीमेंट में एंटर हो सकते हैं, एंड वी नीड टू परचेज अ 6/12 एफआरए ओवर दिया। एंड इन द राइट कंडीशन अगर 6 महीने बाद 29 जून को जाकर के अगर लाइबोर इंक्रीज हो जाता है, इफ द लाइबोर इंक्रीज ओवर हियर, लाइबोर यहां पर इंक्रीज हो गया, तो मुझे यहां पर अलग से पर्टिकुलरली क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, जितना लाइबोर इंक्रीज हुआ है उतनी कंपनसेशन मुझे मिल जाएगी, उतनी कंपनसेशन मुझे मिल जाएगी। एंड अगर लाइबोर कम हो जाता है, अगर लाइबोर कम हो जाता है उसके केस में मुझे उतने पैसे दूसरी कंसर्न पार्टी को पे करने पड़ेंगे, जैसे आईआरएस के केस में होता था। बाकी केस वैसा ही है, लेकिन ये सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए होगा, दिस वुड बी फॉर द सिंगल ट्रांजैक्शन ओवर देयर, राइट।
दैट इज एफ आर ए ओवर देयर। फर्दर प्लेन वनीला इंटरेस्ट रेट स्वैप ओवर देयर। प्लेन वनीला आपका कौन सा वेरिएंट रहता है जिसमें आपकी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है, एंड फर्दर उसमें आप यहां पर फ्लोटिंग को फ्लोटिंग के साथ चेंज करना चाहते हैं या फ्लोटिंग को आप फिक्स के साथ यहां पर चेंज करना चाहते हैं, एंड प्री अग्रीड इंटरवल के ऊपर आप उससे चेंज करना चाहते हैं। एंड कुछ एक यहां पर इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है इंटरेस्ट रेट स्वैप को लेकर के, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो बैंक जो है इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो कॉर्पोरेट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो अपनी बैलेंस शीट एक्सपोजर को यहां पर मैनेज कर पाए एंड बैलेंस शीट एक्सपोजर्स को यहां पर सेफ कर पाए। एंड बैंक्स जो है उनको इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा कि बैंक्स के पास प्रॉपर कैपिटल मेंटेन्ड हो, वो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली करे, एंड फर्दर वो यहां पर किसी भी चीज को करने से पहले ध्यान में रखे कि वो गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड बेंचमार्क जो रेट है, जो भी पर्टिकुलरली बेंचमार्क रेट होगा, वो इस तरह का होना चाहिए वो मार्केट में एक्सेप्टेबल हो, मार्केट में उस बेंचमार्क रेट की एक्सेप्टेंस हो। पार्टीज को ये कहा गया कि वो फ्री हैं कि वो यहां पर किसी भी तरह के डोमेस्टिक मनी या फिर डेप्ट मनी मार्केट के रेट को एज अ रेफरेंस रेट, बेंचमार्क रेट यूज कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ यहां पर मिनिमम एंड मैक्सिमम जो नोशनल यहां पर प्राइस है उसके रिलेटेड कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसके पास सम मनी 1 करोड़ का है, वो बेसिकली नोशनल अमाउंट है, दैट इज अ नोशनल अमाउंट अवेलेबल ओवर देयर। तो उसके मिनिमम एंड मैक्सिमम को लेकर के कोई भी गाइडलाइन यहां पर नहीं, ना ही इसके टेन्योर को लेकर के कोई रिस्ट्रिक्शन यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर इंपोज करी है। बैंक्स को सिर्फ और सिर्फ यहां पर चीज का ध्यान रखना है कि उनको यहां पर एफआरएस के लिए, आईआरएस के लिए जो भी मिनिमम कैपिटल है वो यहां पर मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, तभी वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। फर्दर बात आती है यहां पर क्रेडिट डेरिवेटिव से रिलेटेड। क्रेडिट डेरिवेटिव पर्टिकुलरली क्रेडिटर्स को अलाउ करते हैं कि वो अपने रिस्क को यहां पर थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मान लीजिए पर्सन ए ने यहां पर लैंडिंग करी, पर्सन ए ने यहां पर, पर्सन ए बेसिकली एक बैंक है, इसने लैंडिंग करी, तो सबसे बड़ा रिस्क यहां पर क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम रिस्क ओवर हियर। सबसे बड़ा रिस्क यहां पर पर्सन बी को लैंड करने का ये है कि हो सकता है कि पर्सन बी जो है वो डिफॉल्ट कर दे, ये दिवालिया हो जाए या पर्टिकुलरली डिफॉल्ट कर दे। तो इस केस में पर्टिकुलरली क्या होगा, तो उस केस में पर्टिकुलरली क्या होगा, ये पर्टिकुलरली इस रिस्क को यहां पर सेल करना चाहता है, तो ये पर्टिकुलरली क्या है, दिस इज अ प्रोटेक्शन बायर ओवर दिया, दिस इज अ प्रोटेक्शन सेलर ओवर दिया। मान लीजिए XYZ जो है दैट इज अ प्रोटेक्शन सेलर, वो प्रोटेक्शन सेलर है, तो यहां पर बैंक ए जो है वो प्रोटेक्शन सेलर को एक प्रीमियम पे करेगा, क्या करेगा, एक प्रीमियम पे करेगा। एंड फर्दर ये कहेगा कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, यहां पर अगर डिफॉल्ट का इवेंट होता है उसके केस में उसकी भरपाई जो है यहां पर किसको करनी पड़ेगी, XYZ को कंपनसेट करना पड़ेगा पर्सन ए को यहां पर। दैट इज एक्चुअली द क्रेडिट डेरिवेटिव ओवर देयर। एंड जो एग्जांपल मैंने आपको दिया दैट इज अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ओवर देयर। एंड जो यहां पर फी पे की जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज सेड टू बी द प्रीमियम ओवर देयर। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पर्टिकुलरली क्या रहता है कि क्रेडिट रिस्क यहां पर ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम द पर्सन ए टू पर्सन XYZ ओवर देयर। एंड क्रेडिट डेरिवेटिव में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, टोटल रिटर्न स्वैप, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ऑप्शंस, क्रेडिट स्प्रेड फॉरवर्ड्स ओवर देयर, काफी चीजें यहां पर शामिल रहती हैं। सो दैट वुड बी ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओवर हियर।